प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास आप जानते हैं, व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत बिजनेस को ऑपरेटिंग करने के लिए, परिचालित करने के लिए बिजनेस के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थायी संपत्तियों को क्रय किया जाता है। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, फिक्चर्स एंड फिटिंग है, वाहन है आदि। और इनका निरंतर उपयोग और समय व्यतीत होने के साथ साथ इनके मूल्य में कमी होती है, उसको आप कहते हैं मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास का सीधा इस बिजनेस से क्या संबंध है? आप जानते हैं मूल्यह्रास एक प्रकार की स्थायी संपत्ति का जो प्रयोग किया है उसके एक लागत का एक हिस्सा है और उसको व्यय के रूप में उसको मान्य है, और जो होने वाली आय है उस आय में से इस मूल्यह्रास की व्यय को घटाते हैं। और इसमें दो अवधारणाएं सिंपल सी लागू होगी। नंबर एक आपके मिलान की अवधारणा, आय व्यय के मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और सेकंड जो आपका है वो निरंतरता की अवधारणा। इसके अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 लागू होती हैं और इसके अंदर आप समझेंगे मूल्यह्रास का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मूल्यह्रास की विशेषताएं क्या है, और मूल्यह्रास के समकक्ष कुछ समानार्थी शब्द है जैसे आपको कहेंगे इसमें रिक्तीकरण, और उसके बाद में इसमें परिशोधन है। उसके बाद में आपको समझाना होगा कि मूल्यह्रास के कारण क्या है और मूल्यह्रास की क्यों आवश्यकता है। उसी प्रकार से मूल्यह्रास और अप्रचलन क्या है और मूल्यह्रास के मुख्य घटक क्या है, इन सारी बातें आज अपन लेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट आपको समझा रहा हूँ मूल्यह्रास क्या है इसके बारे में। मूल्यह्रास शाब्दिक जो अर्थ इसका है, एक्चुअल में मूल्यह्रास जो लैटिन एक शब्द है डिप्रेक्शन, उससे बना है और इसका अर्थ होता है संपत्ति के मूल्य में कमी आना। तो डेप्रिसिएशन ने मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों, स्थायी परिसंपत्तियों के प्रयोग के कारण उनकी लागत, स्थायी परिसंपत्तियों के प्रयोग के कारण उनकी लागत में हुई कमी एक व्यय है, एक व्यय जिसे मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। इस सामान्य अर्थ है इसका। जो स्थायी संपत्ति है उसका प्रयोग करेंगे, जो उसकी लागत जो कम होगी, जो लागत जितना कम हुआ है वो इस प्रकार का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसिव व्यय है, उस व्यय को आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसका ये तो है अर्थ, आपका मूल्यह्रास का अर्थ। अब उसके बाद में लेते हैं परिभाषा। स्थायी मूल्यह्रास योग्य, स्थायी मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग, समय व्यतीत होना, नवीन तकनीकों या तकनीकों के कारण मूल्य में आने वाली कमी, और परिसंपत्ति का जो मूल्य घटता, मूल्य में आने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाता है। मूल्यह्रास कहलाता है, ये इसकी परिभाषा है। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं परिभाषा में, स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के परिणाम स्वरूप उनके मूल्य में आने वाली जो कमी है वो डेप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास होगा। नंबर 3 बात है, ये नंबर 1 अर्थ इसका है, नंबर 2 परिभाषा है, नंबर 3 मूल्यह्रास की विशेषता है। मूल्यह्रास की विशेषताएं।
अब इसमें नंबर 1 स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। नंबर 2 स्थायी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू, इसका अर्थ होता है जो आपका लागत मूल्य है उसमें मूल्यह्रास घटाने के बाद जो मूल्य आता है वो बोलते हैं पुस्तक मूल्य। स्थायी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। अरे बुक वैल्यू भी होता है मूल्यह्रास में। नंबर 3 यह निरंतर सामान्य प्रक्रिया है। नंबर 4 मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोग, समय व्यतीत होने, अपचलन के कारण मूल्यह्रास लगाया जाता है। नंबर 5 मूल्यह्रास गैर रोकड़ी वे है। रोकड़ को प्रभावित नहीं करता है। रोकड़ का प्रवाह फ्लो नहीं होता है, यानी नॉन कैश आइटम नहीं होता है। नंबर 6 स्थायी परिसंपत्तियों की बाजार मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास नहीं होता है। इसका आशय है बाजार में मान लो किसी स्थायी संपत्ति जिसमें मूल्यह्रास होता है उसका बाजार मूल्य मान लो गिर भी जाए उसको आप डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। उसके बाद नंबर 7 मूल्यह्रास भूमि पर नहीं लगाया जाता है। क्योंकि भूमि का जीवन निश्चित नहीं है। नंबर 8 परिसंपत्तियों की मरम्मत रखरखाव व्यय
मूल्यह्रास नहीं होता है, मूल्यह्रास नहीं होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषता लिखी हमने। नंबर 1, आपके स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास किया जाता है, और स्थायी परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य पर होता है डेप्रिसिएशन। यह निरंतर सामान्य प्रक्रिया है। और मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोग, समय व्यतीत होना और प्रचलन होना आदि के कारण मूल्यह्रास किया जाता है। मूल्यह्रास गैर रोकड़ी वे है, नॉन कैश मद है, और इससे कैश का फ्लो नहीं होगा। स्थायी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास नहीं होता है। मूल्यह्रास भूमि पर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि भूमि का जीवन काल निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। परिसंपत्तियों की मरम्मत, रखरखाव आदि ये जो वे होता है, उसको मूल्यह्रास की श्रेणी में नहीं लेते हैं। इतनी बातें लिए नंबर 1 सामान्य अर्थ है, उसके बाद परिभाषा लिए, फिर विशेषताएं। नंबर 4, मूल्यह्रास के समकक्ष, मूल्यह्रास के समकक्ष समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द एक जैसे आपको लगते हैं। मूल्यह्रास के समान मेल रखने वाले जो शब्द हैं, इसमें 2 शब्द है। नंबर 1, रिक्तीकरण का अर्थ होता है जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे तेल के कुएं, खान, कोयले की खानें आदि। रिक्तीकरण प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण खानों और खदानों में उपलब्ध खनिज पदार्थों के कमी होना रिक्तीकरण कहलाता है। जैसे तेल के कुएं, कोयले की खानें, कोयले की खदानें आदि। कहने का ये आशय है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो खनन करेंगे अपन, उसका खनन करने से उसकी मात्रा घटेगी, उसको भी आप मूल्यह्रास की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन सब मूल्यह्रास प्राय दिखने में एक अलग है। भौतिक संसाधन है, उसका जो उपयोग करते हैं उसका मूल्य बढ़ता है, लेकिन रिक्तीकरण के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका जो दोहन करेंगे तो उस दोहन करने से उसकी मात्रा घटेगी, उसको भी आप मूल्यह्रास की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन सब उसके लिए होगा रिक्तीकरण। उसके बाद में दूसरा शब्द आपका है परिशोधन में क्या होगा? जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, उसका निश्चित समय अवधि तक उसका उपयोग का अपन लाइसेंस लेते हैं, और जो अवधि उसकी समाप्त होगी और वो अवधि के समाप्त होने के बाद उसका उपयोग आप कर नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं परिशोधन। यानी निश्चित अवधि तक उपयोग करना, जैसे पेटेंट, एकस्व, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह, कॉपीराइट आदि। कहने का आशय है, जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और फ्रेंचाइज है आदि, इनका एक निश्चित अवधि तक उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद जब उसकी अवधि समाप्त होती है तो उसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। जितनी अवधि तक उपयोग किया है वह मूल्यह्रास की कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसको कहते हैं परिशोधन। अभी तक आपने लिया है मूल्यह्रास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, मूल्यह्रास की विशेषताएं हैं, और उसके बाद में लिया आपने मूल्यह्रास के समानार्थी शब्द। अब उसके बाद ले रहे हैं मूल्यह्रास के कारण। नंबर 5, मूल्यह्रास
के कारण। मूल्यह्रास किन कारणों से आप लगाते हैं, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। नंबर 1, संपत्ति का उपयोग, संपत्ति का उपयोग, समय व्यतीत होना, समय व्यतीत होने के कारण मूल्यह्रास लगाया जाता है। संपत्ति का उपयोग करने के कारण, उपयोग के कारण मूल्यह्रास लगाते हैं। नंबर 3, अपप्रचलन, अपप्रचलन ऑब्सोलेंस, इसका अर्थ होता है ज्यों ज्यों नवीन आविष्कार होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तकनीकी ज्ञान का विस्तार होता है और उत्पाद की नई विधियों का प्रचलन हो जाता है, उसके कारण है वो संपत्ति नई होती हुई भी पुरानी हो जाती है, उसको बोलते हैं अपप्रचलन। तब उस संपत्ति को हटाना पड़ता है और जितना नुकसान हुआ है उसको आप मूल्यह्रास मानते हैं। उसके बाद में नंबर 4, अभी आपने जो संपत्ति का उपयोग करना है, समय व्यतीत होना है, अपप्रचलन है। रिक्तीकरण, अभी आपने समझा था रिक्तीकरण, प्राकृतिक जो संसाधन है उसका जो जो उपयोग करेंगे उनकी जो मात्रा है घट जाएगी, उसको भी आप कह सकते हैं मूल्यह्रास का कारण बनेगा। उसके बाद में दुर्घटनाएं, दुर्घटना, नंबर 6, संपत्ति का उपयोग। और उसके बाद में कुछ है वैधानिक प्रावधान या कानूनी प्रावधान, कानूनी बाध्यता है, ये आपके हैं। इस कभी भी डेफिनेशन आप क्यों निकालते हैं, इसके ये कारण बनते हैं। संपत्ति का उपयोग करना है, समय व्यतीत होने के कारण मूल्यह्रास लगना, संपत्ति का अपप्रचलन होना, रिक्तीकरण, दुर्घटना, कानूनी बाध्यताएं। और उसके बाद में नंबर 6 को नया पॉइंट लेते हैं, मूल्यह्रास की आवश्यकता, मूल्यह्रास की आवश्यकता, बहुत इंपॉर्टेंट काम ये टुकड़ा है, आवश्यकता। मूल्यह्रास क्यों लगाते हैं? आप जानते हैं व्यापार के सही लाभन ज्ञात करना है, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना है, उसी प्रकार से सही उत्पाद के लागत मूल्य ज्ञात करना है और इनकम टैक्स आयकर विधान के तहत मूल्यह्रास लगाना अनिवार्य है। और इस तरीके से कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, जैसे आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, कंपनी है, उसको लाभों के वितरण से पहले मूल्यह्रास लगाना अनिवार्य कर रखा है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो मूल्यह्रास की क्या आवश्यकता है? नंबर 1, सही शुद्ध लाभ हानि, सही शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना। ऐसा है जो स्थायी परिसंपत्ति है उसका जो जो उपयोग करते हैं, जो जितना मूल्य घटा है उसकी जो लागत घटी है उसको मूल्यह्रास कहते हैं। और मूल्यह्रास का लेखांकन करना अनिवार्य है, अन्यथा लाभ आपका बढ़ जाएगा। तो सही लाभ ज्ञात करने के लिए मूल्यह्रास लगाना अनिवार्य है। सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, इसका आशय है जिस संपत्ति को हमने जिस लागत मूल्य पे खरीदा है अर्थात ऐतिहासिक लागत मूल्य, उसके अंदर जितना मूल्य घटा है उस मूल्य को घटाना पड़ता है, उसको बुक वैल्यू कहेंगे। घटाने के बाद उसको दिखाना पड़ेगा, अन्यथा व्यापार के अंदर गुप्त लाभ है वो एकत्रित हो जाएंगे, उस गुप्त संचय। उसके बाद में तीसरा जो कारण है वो है आपका आयकर, आयकर विधान कानून, आयकर विधान की पालना करना, यह अनिवार्य है। मान लो आपने किसी स्थायी संपत्ति का उपयोग किया है, मूल्यह्रास का आपने ध्यान दिया नहीं है, तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरने से पहले, लाभ की कैलकुलेशन करने से पहले, यानी कर योग्य लाभ तब निकलेगा जब मूल्यह्रास आप बढ़ाओगे, यानी मूल्यह्रास कराने के बाद प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो आयकर विधान की पालना करना। नंबर 4, कंपनी एवं अन्य व्यापारिक संस्थाओं, कंपनी एवं अन्य व्यापारिक संस्थाओं के लिए कानूनी अनिवार्यताओं के कारण, अनिवार्यता
के कारण मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाना, मूल्यह्रास का प्रावधान कर। कहने का आश्चर्य, एक कंपनी है तो उसको अपने लाभांश बांटने से पहले या संचय में ट्रांसफर करने से पहले, लाभ को जिससे संचय में ट्रांसफर करेंगे उससे पहले मूल्यह्रास का प्रावधान करना पड़ेगा। ये आपके हैं मूल्यह्रास की आवश्यकता के कारण 4। नंबर 5 आपका है सही उत्पाद का सही लागत मूल्य ज्ञात करना। उत्पाद का सही लागत मूल्य का निर्धारण करना। एक आएगी लागत रेखांकन, उसके अंदर आता है जो वस्तु हम बनाते हैं उसकी सही लागत ज्ञात करने के लिए डेप्रिसिएशन को एक हिस्सा, लागत का हिस्सा माना गया है, उसको लेना पड़ेगा, अन्यथा वस्तु का सही जो लागत मूल्य नहीं आएगा। और सही लागत मूल्य नहीं आने से हम सही लाभ माने अपना कितना जोड़े वो संभव नहीं हो सकेगा और काफी इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। अब उसके बाद मैं नया जो पॉइंट ले रहा हूं, नंबर 7 नया पॉइंट, वह है मूल्यह्रास के प्रमुख घटक या कारक। अब इसमें आपको समझा रहा हूं, डेप्रिसिएशन के हम 3 बातें प्रमुख है। नंबर 1, संपत्ति का लागत मूल्य। नंबर 2, संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। और नंबर 3 आपका है शुद्ध अवशिष्ट मूल्य। इसके बारे में बोलते हैं शुद्ध अवशिष्ट मूल्य। इसके बारे में बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। अब इन तीनों का समझे आप। नंबर 1 मैंने आपको लिखा है मूल्यह्रास के प्रमुख घटक क्या है, कौन से प्रमुख फैक्टर है। नंबर 1 है संपत्ति का लागत मूल्य, अर्थात जिस स्थायी परिसंपत्ति को हमने क्रय किया है उसको कारखाने में लाकर उसको स्थापित होने तक की सारी व्यय लागत का हिस्सा बनेगा। और मान लो सेकंड मशीन खरीदी है तो उसको कार्य योग्य लाने के लिए जो भी व्यय होता है उसको जोड़ा जाएगा, उसका लागत मूल्य माना जाएगा। अब उसके बाद में सेकंड है संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, यानी एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड। यानी एक संपत्ति उसका जीवन काल निश्चित होता है 5 साल 10 साल पिछले अनुभव के आधार पर, तो उसका जीवन काल कितना है उसको संभाला जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जीवन काल की समाप्ति के बाद उसको यदि बिक्री किया जाए तो उसका जो स्क्रैप है उसका अवशिष्ट मूल्य वो कितना होगा, इसके आधार पर है मूल्यह्रास की आप गणना करते हैं। और अब आगे नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे कल, तो उसके अंदर आप मूल्यह्रास विधि आएगी, उस पर आपकी एक आएगी सीधी रेखा पद्धति या स्थायी रेखा पद्धति, स्थायी विधि। उसके अंदर ये तीनों घटक काम देंगे कि मूल्यह्रास 2 तरीके से, मूल्यह्रास की दर होगी, दर नहीं है तो आपको संपत्ति का लागत मूल्य होगा, अवशिष्ट मूल्य आपको दे सकते हैं, साथ में उसका जीवन काल दे सकते हैं। तब इसके प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की गणना करने के लिए संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे संपत्ति का अनुमान जीवन काल 1 साल का मूल्यह्रास आएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन मूल्यह्रास की जो कैलकुलेशन करते हैं इसमें मुख्य 3 घटक काम आते हैं। संपत्ति का जो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य है, यानी ऐतिहासिक लागत मूल्य आप कह सकते हैं। उसके बाद में संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, उसका आयु कितनी है, कितने साल तक वो चलेगी, उसके बाद में वो कार्यहीन हो जाएगी, उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी और उसको बेचना पड़ेगा अंततः, और बेचने से कितना पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। ये 3 इसके में घटक है। नेक्स्ट है अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।